नमस्कार दोस्तों। 2018 का आरएस का रिजल्ट अच्छे से आपने एनालिसिस कर लिया होगा। आपने मोटिवेशन सेशन ले लिए होंगे, स्ट्रेटेजी भी आ गई, अब तो कईयों की स्ट्रेटेजी भी देख ली होगी। लेकिन भैया मूल काम अब आपका स्टार्ट होता है। आरपीएससी ने 2021 के लिए अपना सिलेबस रिवील कर दिया है प्री के लिए। आज के सेशन में हम एक बार ये देख लेंगे कि भैया पुराना जो आपका सिलेबस था और अब जो नया सिलेबस आया है इसमें क्या क्या इन्होंने चेंजेस किए। ओवरऑल देखने के बाद मैंने ये अनुभव किया कि साहब इस सिलेबस को जो 2021 का इन्होंने रिवील किया है, ये बहुत ही स्पेसिफाइड स्पष्ट कर दिया गया है। जैसे कि उदाहरण देके बताऊं, पिछली बार क्या था, इतिहास में था कि प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं और घटनाक्रम ऐसे करके एक लाइन दे रखी थी। अब गोते लगाते रहो पूरे इतिहास में, कोई स्पेसिफाइड नहीं था कि इसमें आपको क्या पढ़ना चाहिए। हाँ, और इतिहास जैसा वृहद सब्जेक्ट में एक लाइन में देके बालक को बावड़ा बना दिया था। अब इसको इन्होंने काफी स्पष्ट कर दिया गया है। मोर और लेस सेम ही है। एक बार हम एनालिसिस कर लेते हैं कि साहब इसमें पुराने और नए में क्या चेंजेस किए गए हैं, और नए सिलेबस को आरपीएससी की जो साइट है इस बार, मतलब कि किस प्रकार से पेपर लेना है, उसको समझते हुए हमारी तैयारी को हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए, यदि मैं बात करूं 2018 की, 2018 में भी आपके अधिकतम अंक 200 ही थे। प्री के पेपर के 150 आपके प्रश्न आते थे। नेगेटिव मार्किंग आपके वही 1/3 अंक की थी। मतलब कि आपके एक प्रश्न हो गया साहब 1.33 का, ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग हो गया आपकी 0.44 की। मतलब सही प्रश्न करने पर 1.33 अंक मिलेंगे, गलत करने पर आपके 0.44 कट जाएंगे साहब। 2021 में भी हूबहू उन्होंने कोई चेंजेस नहीं किया है, सेम फॉर्मेट रखा है। अब आ जाते हैं भाई सिलेबस में उन्होंने क्या पाठ्यक्रम में चेंजेस किए हैं। 2018 में यदि मैं देखूं, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत, इसको उन्होंने थोड़ा स्पष्ट कर दिया है। इन्होंने 2018 में लिखा था इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, उनके राजवंश, उनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था, इसको बाइफिकेट कर दिया गया है। देख लें एक बार। जो नया है उसमें देखिए, स्टार्टिंग करिए प्राग ऐतिहासिक स्थलों के बारे में, और उसमें भी स्पष्ट कर दिया सब पुरा पाषाण से लेके ताम्र पाषाण से, और ताम्र पाषाण से लेके कांस्य युग तक की आपको तैयारी करनी है। राजस्थान के उन क्षेत्रों के बारे में पढ़ना है। आगे ऐतिहासिक राजस्थान करके नाम दे दिया, उसमें भी स्पेसिफाइड कर दिया कि भैया प्रारंभिक ईसवी काल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र, जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्पॉट्स थे, उनके बारे में आपको पढ़ना है। प्राचीन राजस्थान के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जो परिवेश था उसके बारे में आपको पढ़ना है। मतलब एक एक टॉपिक आपको स्पेसिफाइड कर दिया है। क्लियर? जहां पहले ये नहीं था। पहले आपको दे दिया था कि साहब राजवंशों के बारे में पढ़ो, अब यहां पर भी देखो इसको क्लियर कर दिया है। प्रमुख राजवंश के महत्वपूर्ण शासकों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों में किन किन राजवंशों के बारे में पढ़ना है। गुहिलों के बारे में बता दिया, प्रतिहार के बारे में बोल दिया, चौहान, परमार, राठौड़, सिसोदिया और कच्छावा। जहां राजस्थान में सैकड़ों राजवंश हैं, उसमें इन्होंने बड़ा ही स्पेसिफाइड अब सिलेबस कर दिया गया है। मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक तथा राजस्व व्यवस्था, जो एक लाइन में पहले डाल रखी थी, इस बार स्पष्ट कर दिया भैया हमें मध्यकालीन की प्रशासनिक तथा राजस्व व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। स्पष्ट है? आगे चलें। देखो, ये तो आपका पार्ट हो गया एंशियंट और मिडिवल राजस्थान की हिस्ट्री से रिलेटेड। यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है मॉडर्न जो हिस्ट्री की हम बात करते हैं उसकी बात चालू हो जाती है। यहाँ पर आधुनिक राजस्थान का उदय शब्द दिया है। हाँ, मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है मिडिवल के बाद राजस्थान का, उसके बारे में पॉइंट आउट करने का इन्होंने विशेष पॉइंट आपको दे दिया है। अब कैसे उदय होएगा, 19वीं और 20वीं शताब्दी की जो सामाजिक जागृति है उनके कारकों के बारे में आपको बोला है। और जागरण आपका राजनीतिक रूप से किस प्रकार से हुआ है, जैसे राजनीतिक जागरण, समाचार पत्र, राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका आदि के बारे में। और स्पेसिफाइड कर दिया जनजातीय तथा किसान आंदोलन तो पहले भी था, लेकिन इसमें मतलब आधुनिक राजस्थान के उदय से संबंधित ये आपको सारी बातों को पढ़ना है। जनजाति तथा किसान आंदोलन, 20वीं शताब्दी दौरान देशी रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, ये पहले भी था। और और इन हर एक छोटे छोटे टॉपिकों में से एक क्वेश्चन अवश्य आता है। राजस्थान की वास्तु परंपरा, ये भी क्लियर कर दिया। मंदिरों के बारे में पढ़िए साहब, किले के बारे में पढ़े, महल के बारे में पढ़े, और जलीय संरचना, ये पहले नहीं था, ये जोड़ दिया साहब। चित्रकला की विभिन्न शैलियों और हस्तशिल्प, ये आपके पहले भी था। प्रदर्शन कला, जो भैया आप परफॉर्म करते हैं अपनी परफॉर्मिंग आर्ट्स में, संगीत, नृत्य, लोक संगीत एवं वाद्य। पहले क्या था, शास्त्रीय संगीत और लोक नृत्य को एक ही कर रखा था, कंफ्यूजन था। अब आपको स्पष्ट कर दिया भैया, शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य के बारे में देखें, लोक संगीत और लोक नृत्य के बारे में देखें, और लोग उसमें वाद्य भी आ जाएंगे, उनसे संबंधित नाट्य वगैरह भी आ जाएंगे।
भाषा एवं साहित्य पहले भी था, राजस्थानी भाषा की बोलियां, राजस्थानी भाषा का साहित्य एवं लोक साहित्य, धार्मिक जीवन, धार्मिक समुदाय, ध्यान रखना समुदाय, संत एवं संप्रदाय से रिलेटेड जितने भी पंथ हैं उनको नहीं, धार्मिक समुदाय अलग है साहब, धार्मिक समुदाय। और राजस्थान में संत और संप्रदाय के बारे में देखिए, लोक देवी देवताओं के बारे में पढ़ना है, ये पहले भी था। सामाजिक जीवन में मेले त्योहार, रीति रिवाज, परंपराएं, वेशभूषा, आभूषण और राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति, ये पहले भी था लेकिन इसको और स्पेसिफाइड कर दिया। देख लो साहब, जैसे अब आपको साहित्य, परंपरा और विरासत को आप देखेंगे तो आपको अधिक स्पष्टता मिलेगी। जैसे पहले क्या था, धार्मिक आंदोलन, संत एवं लोक देवता दे दिए थे, लोक संगीत एवं लोक नृत्य दे दिए थे, मेले और त्योहार दे दिए थे। अब इसको और भी स्पेसिफाइड कर दिया गया है। अब इसको क्या, आपको तैयारी करने में बड़ा आनंद भी आएगा। अब आ जाते हैं सब इतिहास के बारे में। देखिए, इतिहास में पहले दे रखा था, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं। अब ये लाइन दे दिया, इस लाइन में इतिहास में गोते लगाते रहो तो इतना वृहद ऐतिहासिक आपका सब्जेक्ट है। अब क्या कर दिया साहब, अब देखो स्टार्टिंग देखो आप, भारत के सांस्कृतिक आधार, शब्दों पे ध्यान देना, सांस्कृतिक आधार, सांस्कृतिक आधार में कह रहे हैं कहां से स्टार्ट किया इन्हें, सिंधु तथा वैदिक काल से, छठी शताब्दी ईसा पूर्व की श्रमण परंपरा तथा नए धार्मिक विचार जिसमें आजीविक, बौद्ध तथा जैन। बड़ा स्पेसिफाइड सिलेबस किया। देखो मेंस का सिलेबस पढ़ने में आनंद आएगा आपको। देखो प्री के लिए तो हम बड़े ठोक पीट के बोल सकते हैं कि साहब ये तैयारी कर लो तो निकल जाएगी, उसके लिए अनुभव हमें, भैया हर बार निकल जाते हैं, 100 से ऊपर नंबर आ जाते हैं। और इनफैक्ट जब भैया पहली बार प्री क्लियर किया था तब तो नौकरी कर रहे थे, नौकरी करते करते हमें मालूम पड़ा भैया भाई साहब आरएस दे लो, तो हमने मात्र 40-45 दिन तैयारी करी थी, उसमें प्री अच्छे से निकल गया था, और उसमें भी भैया 98-99 नंबर आ गए थे। तो आरपीएससी का प्री आप आराम से निकाल सकते हो, बस अपने पे विश्वास रखना, निकल जाएगा। मेंस के लिए स्ट्रेटेजी की लेते हुए तैयारी हम अभी स्टार्ट कर देंगे। अब जो भी हम बैचेस स्टार्ट करेंगे या जो भी हम तैयारी आपके साथ डिस्कस करेंगे, उसमें मेंस का पार्ट लेते हुए हम पहले चलेंगे, प्री का कुछ पार्ट लेते हुए चलेंगे, दोनों की तैयारी साथ साथ करेंगे। इनिशियली एम्फेसिस मेंस में करेंगे, और लास्ट के जब 1-2 महीने अपने बचेंगे प्री के पेपर से पहले, फिर सोलली प्री की तैयारी में टूट जाएंगे, मतलब अपनी प्रैक्टिस को चेक करने की तैयारी में टूट जाएंगे। अब देखिए प्रमुख राजवंश यहाँ पर भी क्लियर कर दिए, मौर्य, कुषाण, सातवाहन, गुप्त, चालुक्य, पल्लव एवं चोल। प्राचीन भारत में कला एवं वस्तु, आर्ट एंड कल्चर अपने यूपीएससी में भी है। भाषा एवं साहित्य में क्लियर कर दिया, देखो इसमें संस्कृत से संबंधित, प्राकृत से संबंधित, और इस बार तमिल और डाल दिया। तमिल से संबंधित भी जो आपके भाषा एवं साहित्य का विकास हुआ है उसके बारे में मेंशन कर दिया। सल्तनत काल के बारे में दे दिया, और इस बार विजयनगर की सांस्कृतिक उपलब्धियां बहुत बढ़िया, भारत के कुछ गौरवशाली ऐतिहासिक इतिहास के पल भी इसमें डाल दिए गए। हाँ? मुगल काल, राजनीतिक चुनौतियां एवं सुलह, ध्यान रखो बड़ा स्पेसिफाइड किया है, राजनीतिक चुनौतियां एवं सुलह। इसमें अफगान, राजपूत, दक्कनी राज्य और मराठा। देखो इस बार हिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं जो कॉलेज के अच्छे प्रोफेसर्स होंगे, अगर भैया आपको वो मिल जाते हैं ना तो उनसे जरूर पढ़ना। इस सिलेबस को इन डेप्थ बड़े अच्छे से पढ़ाने वाले वही रहेंगे। हाँ, या जैसे कि हम तैयारी कर रहे हैं तो और हम हिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो उसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी, पढ़ा तो देंगे लेकिन क्या है, उनको इंसाइट रहेगी कॉलेज के प्रोफेसर्स को या स्कूल के हिस्ट्री के लेक्चर्स को, वो इस एक एक पॉइंट को बड़ा अच्छे से ले पाएंगे। मध्यकाल में कला एवं वास्तु, चित्रकला, संगीत का विकास, भक्ति तथा सूफी आंदोलनों का धार्मिक एवं साहित्यिक योगदान। इसमें सूफी जो आपके और भक्ति आंदोलन में आपके साहित्य आए, उस पीरियड के साहित्य के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। अब देखो पहले कैसा था सिलेबस प्राचीन एवं मध्यकाल 3 लाइन में निपटा दिया था। हाँ, 3 लाइन में सारा निपटा दिया था, अब इसको भी स्पेसिफाइड कर दिया गया है। आधुनिक काल को देख लें, 19वीं शताब्दी से 1964 तक की बात करी, कब तक की, 1964 तक की बात करिए। आधुनिक भारत का विकास एवं राष्ट्रवाद का उदय, इसमें बौद्धिक के रूप में जागरण क्या हुआ, प्रेस के रूप में, पश्चिमी शिक्षा के रूप में, 19वीं शताब्दी के दौरान सामाजिक धार्मिक सुधार, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स तो सारे हर बार आते ही हैं, विभिन्न नेता एवं संस्थाएं, और भी स्पेसिफाइड कर दिया है। स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, विभिन्न अवस्थाएं, धाराएं, महत्वपूर्ण योगदानकर्ता एवं देश के अलग अलग हिस्सों का योगदान, ये बड़ा अच्छा टॉपिक जोड़ा है, देश के अलग अलग हिस्सों का योगदान किसमें, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में और स्वतंत्रता संघर्ष में।
अब इसमें से योगदान में से एक क्वेश्चन तो आप तय मान के चलना, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन हुए उनमें से एक प्रश्न आपको पक्का टपकेगा। अब 1947 के बाद 64 तक का भी इन्होंने टॉपिक दे दिया, स्वातंत्र्योत्तर राष्ट्र निर्माण, भाषाई पुनर्गठन, नेहरू युग की सांस्थानिक निर्माण कांग्रेस सरकारें भैया डालेगी, विज्ञान एवं तकनीकी का विकास। ठीक है, अब ज्योग्राफी का देख लेते हैं, ज्योग्राफी में क्या चेंज किया। पहले क्या था, पहले भी बड़ा वेग सतह प्रमुख भौतिक विशेषताएं, देखो जब हम प्रमुख भौतिक विशेषताएं पढ़ाते थे तो हर बार कहते थे कि साहब इसको इन्होंने स्पेसिफाइड करना चाहिए। भौतिक विशेषताएं मतलब सभी भौतिक विशेषताएं आती हैं, पर्वत पठार मैदान मरुस्थल नदी नाले झीलें सभी आती हैं। अब इन्होंने इसको अब स्पेसिफाइड कर दिया है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिक मुद्दों के बारे में बड़ा अच्छा पॉइंट जोड़ दिया, ये भी बड़ा अच्छा इन्होंने काम किया है। अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग और प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, इसमें से एक पॉइंट इन्होंने हटा दिया है। देखो विश्व के भूगोल में इन्होंने क्या किया है, हाँ, प्रमुख स्थल आकृतियों में स्पेसिफाइड कर दिया, सब पर्वत के बारे में पढ़ो, पठार मैदान और मरुस्थल के बारे में पढ़ो। नदियां हम झीलें अलग से डाल दिया है। एक नया टॉपिक जोड़ा है आपके कृषि के प्रकार, क्या जोड़ दिया साहब, कृषि के प्रकार आपके लिए अलग से और जोड़ दिया। औद्योगिक प्रदेश है ही, अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग हटा दिए, लेकिन भैया पढ़ लेना। हाँ अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग, लेकिन देख लेना होता क्या है कि वो एग्जामिनर का दिमाग पुराना बहुत चलता रहता है आरपीएससी में। पर्यावरणीय मुद्दे, इसको बड़ा इन्होंने एलोबरेटिव वे में बड़े अच्छे से बताया है कि आपको मरुस्थलीकरण के बारे में देखना, इसमें आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न आएगा मरुस्थलीकरण में। वन उन्मूलन, जलवायु परिवर्तन एवं ग्लोबल वार्मिंग, ऊष्मीकरण और ओजोन अपक्षय, ओजोन डिप्लीशन, इसके बारे में दिया। आप देखो जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग में से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा। जितने भी अभी तक अधिवेशन इससे रिलेटेड हुए हैं, जितने भी नए कॉप के मतलब जितने भी कॉन्फ्रेंस और पार्टीज हुए, उनके बारे में एक प्रश्न पक्का आएगा। मतलब कि 2 पेज में से ये जो ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के जितने भी कॉन्फ्रेंसेस हुए उनको देख लेना, उनकी क्रोनोलॉजी देख लेंगे तो आपको एक प्रश्न अवश्य मिल जाएगा। भारत के भूगोल में भी जैसा विश्व के भूगोल में इन्होंने स्पष्टीकरण किया है, ऐसा इसमें भी किया है। पर्वत पठार मैदान स्थलाकृति प्रमुख, मानसून तंत्र एवं वर्षा का वितरण, अच्छा पॉइंट है। नदियां एवं झीलें दे दी, प्रमुख फसलें में दे दिया भैया, इन फसलों के बारे में देखते थे पहले और स्पष्ट कर दिया, गेहूं चावल कपास गन्ना चाय दाल वाल हटा दी। प्रमुख खनिज में लोएस के बारे में देखना है, मैग्नीज बॉक्साइट एवं अभ्रक, इसमें भी आदि नहीं डाल दिया। पहले तो क्या था, सिलेबस को आरपीएससी ने बढ़ाने का प्रयास किया था, सब में आदि लिख के छोड़ देते थे भैया पढ़ते रहो। अब स्पेसिफाइज कर दिया भैया 4 आपको ये खनिजों के बारे में पढ़ना है। ऊर्जा संसाधन, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रमुख परिवहन गलियारे, ये अच्छा पॉइंट है। अब आ जाओ राजस्थान के भूगोल में। पहले क्या था, प्रमुख भौतिक विशेषताएं और मुख्य भू भौतिक विभाग, प्राकृतिक संसाधन, वन्य जीव जंतु जैव विविधता, प्रमुख आपकी सिंचाई परियोजना, खान एवं खनिज, जनसंख्या और औद्योगिक विकास की परियोजनाएं थी। अब क्या कर दिया साहब, अब देखो बढ़ा दिया। पहले आपके आप देखेंगे कितने पॉइंटों में समा कर दिया था राजस्थान का भूगोल, 1 2 3 4 5 6 7, और अब कितने पॉइंटों में इसको स्पेसिफाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पॉइंटों में खोल के आपको बता दिया। तो इन 12 पॉइंटों में हर पॉइंट में से एक में आपको सवाल मिलेगा, ये गारंटी है। प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश एवं उनकी विशेषताएं, राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं, उनकी नदियां झीलें, वनस्पति एवं मृदा, प्रमुख फसलों में गेहूं के बारे में पढ़ो था, मक्का जौ कपास गन्ना एवं बाजरा। यहाँ पर प्रमुख उद्योग है, उनकी ज्योग्राफिकल अवस्थिति के बारे में पढ़िए। सिंचाई परियोजनाएं, जल संरक्षण तकनीकें, देखो जल संरक्षण तकनीक एक आपकी हिस्ट्री में भी दे दिया है, एक यहाँ भी दे दिया है, दोनों की अपनी अपनी उपयोगिता है। वहां पर कैसे पढ़ोगे हिस्ट्री में, वहां पढ़ेंगे साहब। सपोज करो कि बांदी कुई में आभानेरी करके जो आपकी जलीय संरचना है, वो किस वंश ने बनाई, कब बनी, वो हिस्ट्री के एस्पेक्ट से वह हमें पढ़नी है। किस प्रकार की मंदिर आर्कियोलॉजिकल आपके साइट है वो, और यहाँ पर आप क्या पढ़ेंगे, वो तकनीक क्या है, टांका तकनीक है, जोहड़ है, क्या है, वह हम क्या पढ़ेंगे, भूगोल में पढ़ेंगे। जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात एवं प्रमुख जातियां, 2 प्रश्न पक्के आते हैं। खनिज एवं धात्विक एवं अधात्विक, 2 प्रश्न इसमें से मिलेंगे। ऊर्जा संसाधन पहले भी था, अभी था। जैव विविधता एवं इनका संरक्षण, पर्यटन स्थल एवं परिपथ, इस बार टूरिज्म में आपको परिपथ भी दे दिए, हाँ, जो गोल्डन ट्रायंगल के रूप में हमारे यहाँ पर बनाए हैं, टूरिज्म ट्रायंगल बनाए 3 4, उनको भी यहाँ पर दे दिया गया। इसी प्रकार से हम पॉलिटी पे आ जाओ। भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली, जो 2018 में आपका टॉपिक था,
इसमें ये भारतीय शासन अधिनियम 19 एवं 35 करके दे रखा था, संविधान सभा, प्रकृति, प्रस्तावना, ये सब एक में डाल दिए थे। ये जो से 3 लाइन में समाप्त कर दिया था। अब देखो अब क्या कर दिया, मतलब संवैधानिक विकास एवं भारतीय संविधान करके जो पॉइंट था उसको इस बार कैसे कर दिया, भारतीय संविधान के दार्शनिक तत्व करके बोल दिया, जिसमें आपको संविधान सभा के बारे में पढ़ना है, भारतीय संविधान की विशेषताएं और संवैधानिक संशोधनों के बारे में पढ़ना है। अच्छा, जो आपके काउंसिल एक्ट है उनके बारे में यहाँ मेंशन नहीं है, तो क्या हमें वो पढ़ना चाहिए, एक बार नजर जरूर मार लेना। क्या है कि हमारे यहाँ के पेपर सेटरों के दिमाग में एक सेट ट्रेंड होता है, तो उनमें से एक क्वेश्चन उठा के वो डाल ही देता है, जबकि इसमें मेंशन नहीं है। अब मेंशन नहीं है काउंसिल एक्ट्स के बारे में जितने भी हैं। आपकी उद्देशिका आ गई, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, ये आ गए कि भारतीय संविधान के बारे में। ध्यान रखो, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पॉलिटी के अंदर आपके राजनीतिक व्यवस्था भी इंक्लूड हो जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन का तो आपको यही पार्ट पढ़ना है, राजनीतिक व्यवस्था का जो आप पार्ट पढ़ेंगे ये पॉलिटी के आईसाइट को लेते हुए पढ़ेंगे। कैसे साहब, जैसे आपने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिया, ये तो पार्ट हो गया आपके राष्ट्रपति के जितने भी संवैधानिक अनुबंध अनुच्छेद हैं वो आपने देख लिए। अब पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढ़ेंगे, ये पॉइंट क्या दे रखा है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था सिस्टम, इस सिस्टम में हम इस रूप से पढ़ेंगे। पहला राष्ट्रपति कौन था, उसके काल में क्या क्या मेन संशोधन हुए, बाद में क्या राजनीतिक व्यवस्थाओं का क्रम रहा इन राष्ट्रपतियों का, पहले, दूसरा, तीसरा, उनके शासनकाल में हुए प्रमुख संशोधन या कोई प्रमुख इवेंट, वो पढ़ेंगे राजनीतिक व्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो समझ गए कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में डिफरेंस है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जितने भी संवैधानिक संस्थाएं व अन्य स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं उनके बारे में दे रखा है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, भारत निर्वाचन आयोग, नियंत्रण महालेखा परीक्षद, केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोकपाल, केंद्रीय सूचना आयोग एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, संघवाद, फेडरलिज्म के बारे में बोल रखा है, लोकतांत्रिक राजनीतिक गठबंधन सरकार और राष्ट्रीय एकीकरण। बहुत डायनामिक और बड़ा प्यारा सा आपको सिलेबस दे दिया है इसको। और वहीं राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, ध्यान रखना टॉपिक का नाम ही राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। हम क्या करते हैं, उससे कॉन्स्टिट्यूशन उपबंध को पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। हम उसको पॉलिटी के इनसाइड से पढ़ते ही नहीं है, फिर बाद में बड़ी दिक्कत आ जाती है कि साहब उस समय स्पीकर कौन सा था, उस स्पीकर के बाद कौन सा स्पीकर आया, कौन सी गवर्नमेंट का था, उस समय राजनीतिक व्यवस्था का सिनेरियो क्या था, क्या उसमें क्या चेंजेस हुए थे। जैसे राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा तब स्पीकर कौन सा था, राष्ट्रपति शासन हटने के बाद तब स्पीकर कौन सा था, किसने उसको भैया साइन करके उसको संवैधानिक रूप में मान्यता प्रदान करी थी। ये सारे पॉइंट आप किस में पढ़ेंगे, राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था में पढ़ेंगे। हाँ, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन उपबंधों में ज्यादा मत डूब जाना। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, उच्च न्यायालय, प्रशासनिक व्यवस्थाओं में देखेंगे जिला प्रशासन की, स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज संस्था, लोकल बॉडीज में सारी आ जाएंगी। अब आगे सब इंस्टीट्यूशन यहाँ भी क्लियर कर दिए कि सब हम राजस्थान की इन इन इंस्टीट्यूशंस के बारे में आपसे प्रश्न पूछेंगे। लोक नीति एवं अधिकारी ये अलग दे दिया, ये अच्छा है। सिटीजन चार्टर से लेकर और पब्लिक पॉलिसी से लेकर ये आपको एक अलग से टॉपिक दिया, ये अच्छा टॉपिक दिया। इसमें क्या होगा, इसमें आपके पक्के 2-3 प्रश्न आएंगे, मेंस में भी प्रश्न आया था, जो लिखा का लिखा हमारा रह गया, उसको रिवाइज नहीं करके गए थे। मतलब जब सिलेबस आया था तभी वो पन्ना बना लिया था, और वो यूं का यूं भैया बड़ा क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, चलिए 2018 का देख लीजिए। इकोनॉमिक्स में क्या रहेगा, इकोनॉमिक्स का कमोबेश समान सा इन्होंने रखा है। इकोनॉमिक्स के अपने सारे लेक्चर्स देख लेना, बड़े शानदार, इस पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उनको एक बार अवश्य कर लेना। अर्थशास्त्र के मूलभूत सिद्धांत, जिसमें आपके बजट निर्माण से लेके स्टॉक एक्सचेंज, फिजिकल आपके राजकोषीय नीति, सब्सिडी, पीडीएस, ई कॉमर्स वगैरह इसमें दे रखे हैं, और आपके प्लानिंग भी इसमें दे रखी है। अब क्या चेंज किया है साहब 2021 में, इसको 4 पार्ट में बांट दिया। एक तो मूलभूत अवधारणा जो अभी हमने देखी, लेकिन जो आर्थिक विकास एवं आयोजन प्लानिंग की हम बात कर रहे थे उसको एक अलग से पॉइंट दे दिया, जिसमें प्रमुख क्षेत्र दे दिया। प्लानिंग किस में देखनी है आपको, कृषि में, उद्योग में, सेवा में, व्यापार क्षेत्र में, और इसमें क्या वर्तमान में मुद्दे चल रहे हैं और क्या सरकार ने इनिशिएटिव लिए, वो इस टॉपिक में पढ़ना है। प्रमुख आर्थिक समस्याएं, सरकार ने उसके लिए क्या इनिशिएटिव लिए हैं, क्या सुधार किए हैं, और उदारीकरण को हमें करंट में इकोनॉमी की जो समस्या है उससे रिलेटेड पढ़ना है। मानव संसाधन एवं आर्थिक विकास, ये अच्छा प्रश्न है, हर बार इसमें से एक प्रश्न आता है।
आपके जितने भी एसडीआई के सूचकांक है, इस बार वैश्विक खुशहाली सूचकांक भी अलग से दे दिया। एक प्रश्न इसमें से पक्का आएगा, ज्यादा बड़ा नहीं है, पढ़ लेना। गरीबी एवं बेरोजगारी का पहले भी था, योजनाओं फ्लैगशिप योजना है, और राजनीतिक रूप से इसमें क्या काम हुआ उसके बारे में आता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान, मतलब कि जो हमारे कमजोर वर्गों के लिए सरकार की योजनाएं चलाई गई, उसमें से एक योजना का प्रश्न अवश्य इसमें से आएगा। देखो, प्री को निकालना इतना बड़ा कठिन नहीं है। प्री में बहुत सारी किताबें लेके, बहुत सारा मैटर लेके आप उसमें डूब जाओगे तो बिल्कुल एग्जाम में डूब जाओगे। जो आरपीएससी ने आपको बता दिया उसको पढ़ लो, उसके पॉइंट को निकाल लो और वह करके आ जाओ एग्जाम में। क्योंकि क्या है भैया, 150 में से कितना ही तुर्रम खाओ, 100 से ज्यादा, 100 तो क्या मतलब 70 75 80 से ज्यादा किसी को प्रश्न नहीं आते। बाकी तो गैस चलते हैं। ये तो मैं उसकी बता रहा हूँ, कोई आपको अनप्रेसिडेंट कोई दिमाग वाला व्यक्ति कोई कंप्यूटर आके बैठ जाए जब। हमारे हमेशा 110 112 113 103 106 जो प्री में आते हैं नंबर, उनके पीछे कारण ये था, सारे नहीं आते थे, लेकिन एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से अटेम्प्ट अधिक करने के एक स्ट्रेटेजी होती है, उसके माध्यम से ये प्रश्न हो जाते थे। ठीक है, तो वो तो आपको अभी भी करना पड़ेगा। राजस्थान की अर्थव्यवस्था, और देखो प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं में जितनी भी हमारे यहाँ पर योजनाएं चल रही हैं, अब वो चाहे अनुसूचित जाति जनजाति, अपने पिछड़े वर्ग हैं, जो भी योजनाएं चल रही हैं उन सब में से आपको एक एक प्रश्न अवश्य मिलेगा। और ये जो आपका पार्ट है मेरे दोस्तों, इसमें से आपको जो भी 8-10 प्रश्न मिलेंगे सारे इकोनॉमिक सर्वे में से मिलेंगे। इकोनॉमिक सर्वे आपको मेंस और प्री के लिए नहीं करते हुए भी भैया 60 से 70 नंबरों का माल अवश्य प्रोवाइड करा देता है। तो इकोनॉमिक सर्वे की जो सीरीज है उसको देख लेना, बहुत एक्सटेंसिवली उसको हम लेके आ रहे हैं, 2-3 लेक्चर पढ़े हुए हैं उसके इनिशियली, उनको देख लेना। और नए अभी लेक्चर्स के स्टार्ट कर देंगे तो साथ साथ आपकी रिदम बनी रहेगी। और इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड जितने भी प्री के और मेंस के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, वो प्रत्येक रविवार को उसका टेस्ट हुआ करेंगे, तो वो भी अटेम्प्ट कर लेना आप। जुड़े रहना, उसमें नई नई जितनी भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपके साथ शेयर करते जाएंगे। मेरे तो जितने भी प्री निकले हैं वो इकोनॉमिक सर्वे नहीं निकाल दिए। सिंस फर्स्ट जो मैंने प्री दिया था नौकरी करते करते ही, तो उसमें भी ऐसे ही निकल गया था। जो कह रहा हूँ ना, 40-45 दिन में तैयारी करके निकला था, उसमें इकोनॉमिक सर्वे नहीं मुझे निकाल दिया था। उसमें मेरे बच्चे इकोनॉमिक सर्वे हाथ ही नहीं लगाते थे। 2013 का जो अटेम्प्ट था उसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। 2016 में भी इकोनॉमिक सर्वे ने पार लगा दी थी, 2018 में भी इकोनॉमिक सर्वे ने मेरी पार लगा दी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये भी बड़ा स्पेसिफाइड कर दिया है। सामान्य आधारभूत तत्व, ये थोड़ा सा वेग पहले था हमारा, ठीक है, और अब क्या कर दिया इसको। हाँ, 2018 में तो कहीं था, 2018 में ये बड़ा वेग सा था। सामान्य आधारभूत, छठी से लेकर 10वीं तक की साइंस पढ़ते रहते थे, बल, ग्रेविटी, इन सब के जितने भी सूत्र थे उनको पढ़ते रहो। हम तो भैया कॉमर्स के विद्यार्थी थे ना, हमने क्या, ये क्या लफड़ा दे दिया इन्होंने, इसको भी स्पेसिफाइड कर देते तो ठीक रहता, जैसे आगे कर रखा है। अब क्या कर दिया 2021 में, देखो, दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व। देखो इसमें 8वीं 9वीं 10वीं की हमारी राजस्थान बोर्ड की किताब है, आपको पक्का उसमें से सारे प्रश्न मिल जाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर्स और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं उपग्रह, नैनो प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी एवं अनुवंशिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। आहार एवं पोषण, रक्त समूह, आरएच कारक, ये भी आपको 8वीं 9वीं 10वीं की किताब पढ़ लेंगे, उसमें से पार पड़ जाएगी। स्वास्थ्य देखभाल में संक्रामक, असंक्रामक और पशुजन्य रोग, ये भी अपनी सरकारी किताबों में मिल जाएंगे, इससे पार पड़ जाएगी। पर्यावरण एवं पारिस्थितिक परिवर्तन एवं उनके प्रभाव, जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं संधारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी एवं पशुपालन राजस्थान के विशेष संदर्भ में, वो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ लेंगे। और हमारे यहाँ पर क्या डेवलपमेंट हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी राजस्थान में, उसके संदर्भ में पढ़ना है। आरएच कारक और ये जो डाले हैं ना अलग से, आहार एवं पोषण, रक्त समूह, ये अलग से डाले गए, पहले नहीं थे। अब बात कर लेते हैं फाइनली तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी की बात आ गई, लॉजिकल रीजनिंग की बात आ गई। इसमें भी पहले और अभी में कोई विशेष अंतर नहीं है, बस ये है कि पहले के टॉपिकों को और अधिक स्पष्ट कर दिया। जैसे तार्किक दक्षता था पहले, जिसमें निगमनात्मक और आगमनात्मक और अपरिवर्तनात्मक था, मतलब कॉग्निटिव और इनकॉग्निटिव था। उसमें जो पहले दे रखा था साहब, कथन मान्यताएं, कथन तर्क, कथन निष्कर्ष, उन सबको अलग अलग कर दिया। अब कथन मान्यताएं, कथन तर्क, निष्कर्ष, कथन कार्रवाई और विश्लेषणात्मक तर्क क्षमता, इसमें सब में से एक एक प्रश्न आएगा। मानसिक योग्यता की आप बात करो, संख्या, अक्षर अनुक्रम, कोडिंग डिकोडिंग,
संबंधों से संबंधित समस्याएं, दिशा ज्ञान परीक्षण, तार्किक वेन आरेख, दर्पण पाणी प्रतिबिंब, आकार और उनके उपयोजन, बड़ा स्पेसिफाइड सा रहेगा। और अगर हम बात करें आधारभूत संख्यात्मक दक्षता की, तो ये आपके मैथ वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है। ओहो, प्रोबेबिलिटी दे दी इस बार, क्रमचय एवं संचय। हाँ, ये आपका पार्ट हो जाएगा स्टैटिस्टिक्स वाला, लेकिन प्रोबेबिलिटी भी स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट आपको डाल दिया। चलो, सामान्यतः 8 वाले बच्चों को प्रायिकता परेशान करता है। समसामयिक घटनाएं वो की वही है, उसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया, सेम टू सेम भी दिया। तो साहब देखो, बड़ा स्पेसिफाइड सिलेबस कर दिया, पढ़ने में भी मजा आएगा, क्योंकि आपको एक साइट रहेगी कि साहब मुझे ये चीज़ करनी है, किस प्रकार से करनी है। और मेरा आपसे अनुग्रह यह रहेगा साहब कि आप जो भी तैयारी करें ना, उसमें मेंस को साथ में जोड़ के करें। अब जो हम हमारे बैचेज अपन स्टार्ट करेंगे, तो इनिशियली उसमें क्या करने वाले हैं, जो मुझे सबसे पसंद है इकोनॉमिक सर्वे, उसको हम पहले करेंगे। और साथ ही साथ पेपर 4 तो आपका चेंज होने वाला नहीं है, जो भी आपका मेंस का सिलेबस आएगा। मेंस के सिलेबस में भी क्या था, बड़ा बिखरा हुआ था। पब्लिक एड के कुछ टॉपिक आपको पेपर फर्स्ट में ठोक दिए, थर्ड में ठोक दिए हैं, वो सारी चीजें अब एक जगह हो जाएंगे। उनको भी बड़ा अब सिलेबस को बड़ा रिफाइंड कर दिया जाएगा। 2018 का मेंस का सिलेबस ऐसा था कि ऐसा ब्रह्मांड का उनने कोई टॉपिक छोड़ा नहीं था एजुकेशनल वाला, मतलब पढ़ाई लिखाई यूनिवर्सिटी तक के जितने भी सिलेबस हैं, उसका एक एक पॉइंट अवश्य डाल दिया था। सोशलॉजी, साइकोलॉजी, पब्लिक एड, पॉलिटी, जिसके पास जो सब्जेक्ट है उसका एक एक पॉइंट तो अवश्य डाल दिया था। अब उसको बड़ा रिफाइंड करने की मुझे लगता है, उम्मीद है वह आ जाएगा, तो मेंस का सिलेबस हम प्री के साथ जोड़ के पढ़ेंगे। ये सपोज कर हम साइंस एंड टेक पढ़ रहे हैं, तो साइंस एंड टेक का प्री और मेंस को हम साथ लेके चलेंगे, अलग अलग लेके नहीं चलेंगे, इसी पद्धति से पढ़ेंगे। और हर संडे को उसके हम टेस्ट ले लेंगे, मेंस के भी और प्री के भी। तो आशा करता हूँ कि ये सिलेबस एनालिसिस आपको क्लियर रहा होगा। और भैया सब्सक्राइब कर लेना, जुड़ जाना, ऐप डाउनलोड कर लेना, तो उसमें पेपर्स डाल दिया करेंगे हर संडे, उसको आप प्रैक्टिस करना, उसका विश्लेषण भी हम करेंगे आपके साथ में। और जितने भी टॉपिक हैं इनको अच्छे से समय अनुसार पूरा कर लें। और 2021 के लिए आपको अग्रिम बधाई पास होने की। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।